अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें और कुछ वायरल क्लिप्स थे, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। सबसे पहले हम एज़ यूजुअल सोहराब बरकत साहब के हवाले से बात करेंगे। उनकी गिरफ्तारी को आज 37 दिन हो गए हैं। और जो हमारे साथ शाहीन से भाई साहब जो तकरीबन रोज़ाना ही हमें ज्वाइन करते हैं, आज उनको भी सज़ा दे दी गई है, बट वो थैंकफुली पाकिस्तान में नहीं है इस वक्त। उनको 2 दफ़ा उम्र कैद, एक दफा 10 साल, फिर 10 साल और फिर 5 साल की। यानी, और उनके ऊपर आपको शायद याद होगी, उनके ऊपर केस पता क्या बनाया हुआ था कि जी वो पाकिस्तान में किसी से बात कर रहे थे, जिस बंदे से बात कर रहे थे उसको किसी पुलिस वाले ने सुना था बात करते हुए शाहीन साहबाई के साथ, और शाहीन साहबाई साहब उसको उस बंदे को इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे पाकिस्तान में एनार्की फैलाने की। यानी कि एब्सोलूट पाकिस्तान को इस वक्त इन लोगों ने मजाक बना दिया है। शाहीन साहबाई साहब का आपसे मैंने कुछ देर पहले इंटरव्यू किया है, आप उसको चंद घंटों में हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकेंगे। आई थिंक सबसे पहले आज हम चलते हैं इकॉनमी की तरफ, कि इकॉनमी की क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में। ये मैंने काफ़ी सारी जो है ना खबरें गैदर करके रखी हुई हैं। साल 2025 में पंजाब में 10 लाख जराइम रिकॉर्ड किए गए, जिसमें 4,000 कत्ल, 27,000 अगवा, 60,000 डकैतियाँ, 12,000 गाड़ियाँ चोरी हुई, 76,000 बाइक चोरी हुए और 22,000 मवेशी भी चोरी चोरी हुए। और मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि जराइम से पाक कर दिया इन्होंने। जराइम से ये समझ रही थी कि ये जो है ना टारगेट किलिंग करके, और ये इससे जराइम कम होंगे, बल्कि इससे जराइम ज़्यादा होंगे। आपने रूल ऑफ लॉ का बीच में से अदालत को ख़त्म कर दिया है। पुलिस को अब आप देखें, पुलिस की कैसी कैसी कहानियां आ रही हैं। एक ही फैमिली के 5 लोगों को उन्होंने कत्ल कर दिया है, जिसमें से 3 भाई थे और 2 उनके कज़न और दामाद भी थे। ये इन्होंने एब्सोल्यूट एनार्की इस वक्त पाकिस्तान में पैदा कर दी है। और यानी कि आधी आबादी जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है, यानी कि 2 करोड़, दो वक्त की वो रोटी भी नहीं खा सकते हैं। और उसमें से जो 16% लोग हैं, तकरीबन 3 से 4 करोड़ लोग, वो उनकी हालत ये है कि वो, उनके ना सर के ऊपर छत है। आप 2 वक्त की रोटी भी छोड़ दें, उनके सर के ऊपर छत भी नहीं है। इस तरह के लोग 4 करोड़ हो गए हैं। अब आप मुझे बताएं कि वो लोग क्या करेंगे जब आपकी इकॉनमी जो है स्टैंड स्टिल के ऊपर है इस वक्त। किसान रहनुमा खालिद हुसैन बाट साहब कहते हैं ये साल किसानों के लिए मुश्किल तरीन साल था। गंदम समेत किसी फसल का मुनासिब रेट नहीं मिला, चीनी महंगी हो गई, लेकिन शुगर मिलें किसान को गन्ने का रेट पिछले साल वाला दे रही हैं। हुकूमती कार्ड, ट्रैक्टर जैसी स्कीमों से किसान को कोई फायदा नहीं। हमें हमारी फसल का जायज रेट दिया जाए। उसके बाद एस आर राना साहब कहते हैं, क्योंकि अब ये जो हमारे माशाल्लाह फॉर्म 47 के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, वो हम्म, पाकिस्तान में तो बैठता ही नहीं है ना। थोड़े दिनों के बाद कभी किसी मुल्क में बैठे होते हैं, कभी किसी मुल्क में बैठे हुए होते हैं। 1 रुपए पाकिस्तान में नहीं आया। वो भी जो है ना, वो दूसरे जहाँ जिन मुल्कों में जाते हैं वो भी टरकाने के लिए जो है ना एमओयूज उनके साथ साइन कर देते हैं। ठीक है, अब एमओयूज का पहाड़ लगा हुआ है, रुपया 1 टका नहीं लेके आ सके वो कोई, यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान नहीं आई है। मोहम्मद उमर साहब ने ये खबर दी है, एक्सप्रेस न्यूज़ के सहाफ़ी ये कहते हैं लाहौर में गुर्बत, घरेलू लड़ाई झगड़ों समेत दीगर वजूहात पर साल 2025 में 116 अफराद ने खुदकुशी करके ज़िंदगी का खात्मा किया। खुदकुशी करने वालों में 83 मर्द और 33 खवातीन शामिल हैं। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। अब देखें, ये इस तरह की खबरें उस वक्त बाहर आती हैं जब कोई बंदा हिम्मत लेकर कोई एक्शन ले लेता है। अब ये बंदा अजरबैजान जा रहा था और इसको उन्होंने रोका, और उसके ऊपर जो है ना पासपोर्ट के ऊपर ऑफलोड की स्टैंप लगा दी। फिर क्या हुआ जी, फिर वहां पे जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने उनको उसको 80,000 रुपए दिए। उन्होंने फिर उसको जहाज के ऊपर चढ़ा दिया। तो अब वो वापस आया है, उसने इनके ऊपर अब केस कर दिया, क्योंकि उसके पास तो सारे पक्के सबूत है। उसकी बड़ी हिम्मत है, क्योंकि पाकिस्तान में अदालतें काम नहीं कर रही हैं। उल्टा यही ना हो कि उसको इसी को पकड़ के बंद कर दें अंदर। मुल्की मईशत के मजमूई हुज्जम में 761 अरब रुपए की कमी रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात ने गुज़श्ता माली साल 2024-2025 के नज़र सानी शुदा माशी अदाद शुमार जारी कर दिए। अमरीकी डॉलर में सालाना फीकस आमदनी में भी कमी रिकॉर्ड की गई। आमदन 1824 डॉलर से कम होकर 1814 डॉलर रह गई। अब आप देखें कि कहीं पे भी आपको पॉजिटिव इंडिकेटर्स नहीं नजर आएंगे। लेकिन
अभी एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट आई है, वो कहते हैं कि भाई 2035 में जो है ना, हमने पाकिस्तान को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना है। यानी कि अब ये प्लानिंग करके बैठे हुए हैं कि हमने 2035 तक ये यहीं पे इसी तरीके से बैठे रहना है। और जितनी बड़ी तादाद में लोग इस मुल्क से भागने की कोशिश कर रहे हैं, मोहसिन नकवी की सल्तनत में साल 2000, ये वसीम मलिक साहब कहते हैं, साल 2025 के दौरान पाकिस्तान में ऑफ लोड किए गए कल कुल 66,000 मुसाफिरों में से 51,000 को एफआईए ने बैरून मुल्क सफ़र से रोका। सवाल ये है कि क्या वाकई मुसाफिरों को ऑफ लोड करने का 66,000 लोगों को ऑफ लोड किया गया है? क्योंकि अब आपने अपनी जान भी छुड़ानी है तो आप यहाँ से जान छुड़ा के नहीं जा सकते। इससे रिलेटेड खबर मैं आपको दिखाता हूँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये देखें जी, टेलीनॉर जो है ना वो पीटीसीएल में मर्ज हो गया। उसके लिए ये फ्रंट पेज के ऊपर सारे अखबारों के अंदर खबर लगी, यानी कि अब आप ये देखें कि पूरा का पूरा सफ़ा जो है ना इस खबर से भर दिया गया है। और इस खबर की असलियत पता है क्या है? टेलीनॉर जान छुड़ा के यहाँ से भागना चाह रहा था। उन्होंने औने पौने में ये पीटीसीएल को देकर पाकिस्तान से निकले। और उसके उसके ऊपर इन्होंने ये बताया कि देखिए ये हमारी कितनी बड़ी कामयाबी है। और फिर उसको कामयाबी दिखाने के लिए करोड़ों रुपए फिर इन्होंने इश्तेहारात के ऊपर भी खर्च किए हैं। असद उमर साहब कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 20 साल पहले जितनी थी आज इसके आधे से भी कम रह गई है। पाकिस्तान से 14,000 डॉक्टर्स, हजारों आईटी एक्सपर्ट्स, अकाउंटेंट्स, फाइनेंस प्रोफेशनल्स पिछले 2 साल में मुल्क छोड़कर चले गए हैं। क्या ये मुल्क चलने की निशानी है? वो सवाल पूछते हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान की, मैंने आपको बताया कि तकरीबन आधी आबादी जो है, ये 2018 के हैं, जो 44% बताते हैं ना कि पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं जो लोग, ये 2018 के हैं। आई एम सर्टेन कि ये अब 50 से क्रॉस कर चुकी है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में पहले ही लोग तालीम नहीं हासिल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जिनके पास थोड़े बहुत जो लोग हैं जिनके पास तालीम है वो यहाँ से भाग रहे हैं। अब आप ये देखें, हजारों आईटी एक्सपर्ट्स जो है ना उनको पाकिस्तान में काम करने से बड़ा फ़ायदा है। एक तो ये है कि लेट्स से कि वो अगर दुबई या यूके या कनाडा या अमेरिका में जाके रहते हैं ना तो वहाँ पर उनकी जो है ना एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, घरों का किराया और ये वो। लेकिन अगर वो पाकिस्तान में काम करते हैं ना तो उनके उनको उनके एक्सपेंसेस बहुत कम होते हैं, और प्लस उनको यहाँ पे टैक्सेस नहीं देने पड़ते। दूसरे मुल्कों में उनको टैक्सेस देने पड़ते हैं दुबई के अलावा। तो उनके लिए बड़ा ही फायदेमंद है पाकिस्तान में रहना। लेकिन वो भी लोग जो है ना यहाँ से जान बचा के भाग रहे हैं। मेरा एक जानने वाला है इधर लाहौर में है, उसका भी जो है ना वो आईटी का काम करता है, उसका सॉफ्टवेयर हाउस है, उसके सैकड़ों एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। अब उसको इवन दो के यहाँ पे टैक्सेस नहीं पे करने पड़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ना उसने अपना सेटअप जो है ना ये दुबई में अपना कर लिया है वहाँ पर। वहाँ से निकल के वो कहता है कि यार मैं यहाँ पे इस तरीके से हम काम ही नहीं कर सकते कि सिस्टम ही नहीं काम कर रहा है। इंटरनेट, आपके इंटरनेट, अब ये बातें करते हैं कि जी हम 5G लेके आ रहे हैं, पाकिस्तान में 4G भी नहीं काम करता है। और 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एक्सपेंसिव है, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हमें तो अभी खानों के लाले पड़े हुए हैं। और फिर उसके बाद ये सुहाने ख्वाब दिखाते हैं ख्वाजा आसिफ, 1 टके का काम नहीं किया पिछले 3 साल में। कहते हैं आने वाले दिनों में हम एक ऐसा प्रोग्राम अनफोल्ड करने वाले हैं जिससे बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों पर हमारा इन्हिसार ख़त्म हो जाएगा। हमारा टारगेट है माशी खुद मुख्तारी को हासिल कर। कोई हमें कोई इंडिकेटर दिखा दें भाई आप। कोई इस तरह की चीज़ हो रही हो। मुस्लिम लीग नून मुल्क की माँ है, जो तीर फौज की तरफ जाएगा हम इस तीर का मुकाबला करेंगे, ऐसा इकबाल साहब कहते हैं। और फिर उसके बाद आपको पता है कि जो गरीब है उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, ठीक है। अब आप ये देखें, इस तरह की काफ़ी सारी आपको फुटेजेस नजर आएंगी, ठीक है। मैं लेट मी प्ले अ फ्यू ऑफ दीज फॉर यू। अब आप ये देखें, ठीक है भाई, तुमने वो रेडी वाले को वहाँ से रिमूव करना था, सब जो भी कुछ करना था, लेकिन मुझे आप ये बताएं कि ये इस तरह का जुल्म करने की क्या ज़रूरत है? ये रेडी को तोड़ने का क्या, उसको डिस्ट्रॉय करने का क्या मकसद है? अरे हट भाई ना, हट भाई यार, यार हट जा, चोट लग जाएगी। पुलिस की सुपरविजन। ये विजुअल्स दिखाने का क्या मकसद है? आप जो बड़े चोर हैं, बगैरत सारे जो क्रिमिनल्स हैं, वो तो उसको तो आपने वजीर आजम बनाया हुआ है। एक बंदा जिसके पास बेचारे को मुश्किल से अपना दिहाड़ी लगाता है, उसके साथ आप ये जुल्म कर रहे हैं।
उसके बाद आप ये देखिए, ये भी सिमिलर क्लिप है इस तरह का ही। ये हालात है जी हमारे पाकिस्तान का। टीएमए वाले उसके एक गरीब आदमी के टायर उठा के लेके जा रहे हैं और वो सड़क पे उनकी मिन्नतें कर रहा है। वो सड़क पे लेट गया है कि अल्लाह के वास्ते मुझे बख्श दो, लेकिन नहीं, ये लेके जा रहे हैं, वो वैसे ही पड़ा रो रहा है। ये देखेंगे। सारा कुछ इतने सुट के ओ गड्डी गई। ये देख रहे हैं, चने वाले का बेचारे की रेडी थी, छोटी सी रेडी थी, उसके साथ क्या किया है इन्होंने, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया इन्होंने। बेशर्मी की इंतहा है। उसके बाद फिर आपको पता चला होगा निस्मानी ऑब्वियसली पाकिस्तान में रॉक स्टार बन गया है बच्चा। और फिर आपको पता है कि और रॉक स्टार बना किस लिए, क्योंकि ना उन्होंने इसका आर्टिकल डिलीट करवाया था ट्रिब्यून से, ठीक है। अब वहाँ पे बात नहीं ख़त्म हुई है, आज भी सोशल मीडिया पर सारे दिन इन्हीं के हवाले से बात होती रही है। क्यों? क्योंकि आज उनके ऑब्वियसली पेरेंट्स जो हैं वो पॉपुलर पेरेंट्स हैं, कैसर निज़मानी साहब और फजीला काजी साहिबा, ठीक है जी। अब उनको उनसे जो कैसर साहब है उनसे उनको स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि भाई ये हमारा पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, ये है वो है। उनकी फैमिलीज होंगी उधर पाकिस्तान में, सारी ज़िंदगी तो उन्होंने पाकिस्तान में काम किया है। थैंकफुली ये बच्चा पाकिस्तान में नहीं है। मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं ज़ोरैन निज़मानी का आर्टिकल पढ़कर ऐसा लगा जैसे ये फार्म 47 की हुकूमत 1960 के अशरे की ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, जिसे आज के सिनेप्लेक्स में ज़बरदस्ती दिखाया जा रहा है। और ऑर्डिनेंस में आज की नौजवान नस्ल है, इस नौजवान नस्ल के वो पुरानी फिल्म देखकर वही जज्बात होंगे जो जो ज़ोरैन निज़मानी ने इस आर्टिकल में लिखे। अमीर अब्बास साहब कहते हैं ज़ोरैन निज़मानी को कल सुबह तक कोई नहीं जानता था, लेकिन आज पूरा पाकिस्तान जान गया है। आपका जबर, ताकत का खुमार और अन्नदाता बनने की ख्वाहिश के सामने जो गुमनाम भी खड़ा होगा वो 24 घंटों में हीरो और मुल्क गिर शख्सियत बन जाएगा। आपका हाथ वाकई जादुई है। आप जिस पर हाथ डालते हैं वो उभरता सूरज बन जाता है। मलिया हाशमी साहबा कहती हैं मज़े की बात यह है कि ज़ोरैन निज़मानी के आर्टिकल से इन सबको इतनी मिर्चें लगी कि आज जवाबन एक दो जवाबी जहर आलूदा घटिया से आर्टिकल लिखवा कर फैलाने की कोशिश की। इसके खिलाफ आर्टिकल लिखवाए गए हैं आज। और वो आर्टिकल इतने मज़ाका खेज थे, उसमें उन्होंने इसको एक्यूज़ किया हुआ था कि ओहो ये आर्टिकल तुमने नहीं लिखा, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिखवाया है। यानी कि आर्टिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप हेल्प हासिल कर सकते हैं। यानी कि लेट्स से कि आप कोई चीज़ लिखते हैं, आप उसको कहते हैं कि यार इसको रिफाइन कर दो, मेरी ये जो सोच है इसको आप ज़रा बेहतर वर्ड्स के अंदर मुझे सजेस्ट कर दो। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो आपकी सोच तो नहीं बन सकती है एआई। तो बहरहाल वो डेस्परेट हैं, आपको पता है, पैनिक के अंदर हैं इस वक्त। तो आज ये निज़मानी साहब की इन्होंने अपनी जो है ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से उन्होंने ये वीडियो भी रिलीज़ की है, देखिएगा। Assalamu alaikum. My name is Zoran Khan Nizamani, not Zoran Mamdani or Zorain Nizami, Zoran Nizamani. जी बिल्कुल, मैं कैसर खान निज़ामानी और फजीला गाजी का बेटा हूँ, दी एक्टर्स। एंड मैंने भी एक्टिंग की थी। लॉट ऑफ क्वेश्चंस आउट देयर ऑन द इंटरनेट कि ये वही बच्चा है जो कहते तन्हाई ड्रामे में था। येस, दिस इज़ मी, आई हैव ग्रोन अप, सो क्लैरिफिकेशन ऑन दैट। सेकेंडली, द एक्स अकाउंट इज़ माइन, वो अकाउंट मेरा है, वो मैंने अभी रिसेंटली बनाया 2026 में, अभी जनवरी में, आफ्टर माई आर्टिकल वेंट ऑल ओवर। I thought it was important to come out and really start addressing a lot of confusions, तो वो मैंने एक्स अकाउंट बनाया, वो मेरा ही अकाउंट है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि वो अकाउंट मेरा है कि नहीं है। AI generated typos and errors in the article. आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं वो भी क्लैरिफाई करूँ कि वो आर्टिकल मेरा नहीं है, वो AI से बना हुआ है। जो मेरा ओरिजिनल आर्टिकल है वो इट इज़ ओवर ही है, लेकिन वो AI वाला वर्जन नहीं है, वो वाला वर्जन है जो नॉर्मल हर जगह पोस्ट हुआ था और फिर हट गया था वेबसाइट पे से। दैट इज़ द वन विच इज़ विदाउट एनी एरर्स और टाइपोज। सो दैट इज़ माई आर्टिकल। द AI वन इट हैज़ टाइपोज एंड एरर्स, वो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। उसमें जो बंदे की तस्वीर है वो भी पता नहीं कौन है। दिस इज़ व्हाट आई लुक लाइक, दैट इज़ नॉट मी। So I thought that I had to come out and clear. As for the article, I think it speaks for itself. My entire idea since day one, मैंने around 100 किताबें 150 पढ़ ली होंगी, जो कि कुछ भी नहीं है। But जो किताबें मैंने पढ़ी 3-4 साल में, what I've learned is I've always encouraged thinking, I've always encouraged questioning, and I've always encouraged learning for yourself and reading extensively.
तो हमेशा मेरा यही आइडिया रहा है और इस आर्टिकल के थ्रू भी मैं यही करना चाह रहा था एंड आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि इतने लोगों ने पढ़ा है बिकॉज मुझे नहीं लगता था लोग पढ़ते हैं आर्टिकल्स पाकिस्तान में बट लोगों ने पढ़ा सो दैट इज़ समथिंग दैट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट एंड द मैसेज ऑब्वियसली हैज़ ऑलवेज बिन टू think critically for yourself, question everything including your own beliefs as well, question what is being fed to you, what is being taught to you by your parents or by the government or by anyone. You have the right to question, so make sure you use that power and think critically. हमें अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने बड़ों को, बुजुर्ग को, सबको लोगों को ये सिखाना है कि analytical thinking is very important, so we need to think about that. And this is where our educational institutions come in. उनको रोल बड़ा प्ले करना है on teaching kids not what to think but how to think, किस तरह सोचना है चीज़ों के बारे में. तो और वो आप सिर्फ पढ़ने से और different point of views पढ़ने से और समझने से ही वो शऊर आता है. I got a lot of emails, good and bad ones, both of them. But what I want to clarify is a lot of boomers emailed me as well saying we are boomers as well, but we don't have the same point of views as people our age. We have views like the younger people, and that is fine. I'm not saying everyone's bad, I'm not saying everyone's good. I'm not painting everyone with the same brush. Boomers में भी अक्लमंद लोग होंगे और Gen Z में भी बेवकूफ़ लोग होंगे. That is just an article I wrote. It's not a generalization. Script kind of और क्या था? Yeah, so I think that's about it. That clarifies everything I had. And if you have any questions, please reach out via email. मेरी email पे सारे सवालों के मैं जवाब देता हूँ. And think critically for yourself. I thought it was important for me to come out and make this video because हर कोई YouTube पे तज्जिया कर रहा है और analysis कर रहा है as to what I meant. I was having fun when I wrote that, and whenever I write, I'm just having fun messing around. जब मैं लिख रहा होता हूँ, I'm not really thinking a lot. So please आप भी लिखें, सोचें और jurisprudence पढ़ें, philosophy पढ़ें, and in the end, I leave you with one very important quotation. And before I get to the quotation, all I'm going to say is get out of entertainment, get out of leisure, get out of these short-term instant gratifications, the reels and stuff, as I tweeted. Start reading, start developing thought, start writing, and really enrich your mind because leisures are all just very temporary. And I'll read this quotation in the end from the book I'm reading right now. इसका नाम है The Will to Power by Friedrich Nietzsche. Nietzsche is was a German philosopher. तो ये कहता है अपनी किताब में कि beautiful feelings, sublime agitations are physiologically speaking among the narcotics. Their misuse has precisely the same consequences as the misuse of any other opiate. That means ये सारे जो leisure और मज़े और pleasure and all of these things including Netflix and all of these things, these are all temporary pleasures. They're just opiates or they're just वो एक नशा है सिर्फ. तो उनसे निकले, किताबें पढ़ें, अपने आप को थोड़ा काबिल बनाएं, थोड़ा शऊर हासिल करें, and I hope we can really make a change for ourselves. So that's it. Thank you. ये साकिब बशीर साहब और मतीउल्लाह जान साहब की जो कॉन्वर्सेशन है, ये बड़ी इसके ऊपर डिस्कशन होती रही. कहते हैं हालिया दौर में रिटायर होने वाले एक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद की किसी जगह पर चलते फिरते पाए गए, लेकिन देखने वाला इन्हें पहचान नहीं पाया. वो कहता है कि अब फ्रेंच कट बालों का हुलिया तब्दील और पूरा स्ट्रक्चर ही इन्होंने बदल लिया है ताकि राह गुजरते कोई पहचान ही ना ले. साकिब बशीर साहब ये कहते हैं. आगे से मतीउल्लाह जान साहब कहते हैं आप शायद फायज़ ईसा की बात कर रहे हैं क्योंकि इनके बारे में चल रहा है कि वो रूप बदल कर बाहर निकलते हैं, यानी कि शक्ल दिखाने के भी काबिल नहीं है ये बंदा इस वक्त. उसके बाद आपको पता है कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब जेल से छुट के बाहर आ गए और वो उस केस में थे कि जिसपे मुश्किल ही कोई निकलता है और उसको मोस्ट लाइकली जो है वो तौहीन मज़हब में फांसी भी हो सकती है. लेकिन अब पिछले 2 दिनों से वो जिस किस्म के बयानात दे रहे हैं उससे बिल्कुल साफ जाहिर हो गया है कि किस शर्त पर उनको छोड़ा गया है. इतने गलीज़ और इतनी मज़ाक़ा ख़ेज़ किस्म की बातें कर रहे हैं
यानी कि बंदे को थोड़ा बहुत तो अपने स्टैचर का ख्याल करना चाहिए ना यार, कि आप एक दीनी आलम हैं, इतनी मैसिव आपकी सपोर्ट थी, ठीक है, अब जिस किस्म के वो बयानात दे रहे हैं लोगों ने सुन के हंसना ही है ना। यानी कि वो कहते हैं कि भाई जो आपका जो डियाला का जेल का सुपरिटेंडेंट है ना, वो इतना ताकतवर है कि वजीर आजम भी जो है ना उसके ऊपर कोई अपना हुक्म नहीं लागू कर सकता है। यानी कि कोई बात ऐसी करें, कोई लॉजिकल बात हो ना। मैं आपके सामने उनकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो रख देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। कहते हैं इस वक्त जो डियाला जेल का सुपरिटेंडेंट है वो इंतहाई पढ़ा लिखा बंदा है, इन्हें किताबों से लगा हुआ है, मज़हब और लिटरेचर से लगा हुआ है, हर फन मौला है वो बंदा। उसके बाद ऐसी गलीज बात करते हैं, लेकिन आई जस्ट पुट इट इन फ्रंट ऑफ यू। कहते हैं मेरे ख्याल में इमरान खान जेल में फ्रस्ट्रेटेड है, इतना अरसा जेल में रहने से बंदा हो भी जाता है, नेचुरल बात है। ये उस बंदे की बात करें जिसकी उम्र 70 साल है, ठीक है। क्रिकेट के अलावा भी इनकी आवाज़ें मैंने सुनी, लेकिन टीवी स्क्रीन पर वो मैं नहीं दोहरा सकता। इरशाद भट्टी साहब को कान में बता देता हूँ वो क्या कहते थे। कहते हैं इमरान खान की कुछ गुफ्तगू मैंने सुनी, लेकिन कैमरे पर इतना ही बताऊंगा जितना कैमरा इसका बोझ उड़ा सकता है। आपको याद ही होगा कि इससे पहले इन्होंने क्या खबरें फैलाई हुई थी इमरान खान साहब के बारे में, कि ये हर वक्त कोकेन कोकेन क्या करते हैं उसको, स्निफ करते हैं, कोकेन स्निफ करता है और इस तरह की बातें अजीबो गरीब के, ड्रग्स ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व है ये बंदा। यानी कि क्योंकि क्योंकि खान साहब जो हैं वो फिजिकली इतने एक्टिव थे, हर वक्त एक्सरसाइज कर रहे होते थे, वो ये उसको उसके साथ लिंक करते होते थे। अब खान साहब को जेल में बंद कर दिया है उन्होंने, सारी बातें इनकी सारी झूठी हुई ना। अब ये मौलवी को आगे कर दिया है, जिनके मौलवियों के ऊपर से तो बिल्कुल ही इतबार, यानी कि अब ये इस तरह की हरकतें करके ना जो है ना हमारे दीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मैं आपको बताऊं। यानी कि जो हमारे बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, वो जब इनको देखती हैं, वो जो मोटा मौलवी है जो सऊदियों के लिए काम करता है उसको देखते होंगे, तो वो क्या यानी कि सोचते होंगे वो। यानी कि इस तरह की चीज़ें देखकर उनका ईमान ही ख़राब होता होगा ना, कि यार ये लोग हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं इस्लाम को। दुआ करें इमरान खान की गिरफ्तारी की इजाज़त मिल जाए। इमरान खान को 3 दिन जेल में रखा, इसकी सारी सियासत नाक से निकल जाएगी। बिल्कुल, एक दो चीज़ों के मतलब बताया जाता था कि वो जो है ना एडिक्ट हैं, नशा करते हैं। तो ये मैं बिल्कुल इस बात पे आज भी कायम हूँ कि जो आदमी इस मामले में हो वो जेल नहीं काट सकता। बिल्कुल, ये बड़ी सीधी बात। जेल इमरान खान ने काटी है, भले वो मेरा मुखालफ है, लेकिन मैं मुखालफ की जब गलत बात को गलत बात कहने की जरूरत रखता हूँ तो मैं उसकी सही बात को भी मानने का हौसला रखता हूँ। जेल उसने बिल्कुल ठीक काटी है और उसकी वजह यही हो सकती है कि ये जो इन्फॉर्मेशन थी या ये उसके खिलाफ जो एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा था, ये कोई मैं अकेला नहीं कह रहा था, ये मुझे एक दो लोगों ने नहीं कहा, अक्सर उनके साथ जो लोग थे उन्होंने कहा। तो मेरा ख्याल है कि या तो ये बात गलत थी या फिर उन्होंने ये छोड़ दिया। जेल काटने पे अगर आप 10 नंबर हो, 10 नंबर, तो आप इमरान खान को कितने नंबर देंगे? 10/10। आपने भी जेलें काटी हैं, जेल आसान नहीं होती। और आप समझते हैं ये जो कहते हैं कि जी मुर्ग मुसल्लम चल रहे हैं तो फलानी चीज चल रही है, तो फलानी चीज चल रही है, इसके बावजूद नहीं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुर्ग मुसल्लम छोड़ के आप जो वो चाहे उसका, देखिए जेल है, कैद का नाम है, वहां पे आप अगर एक बंदे को एक हाथे में एक सेल में आप कैद कर देते, उसे वहां पे सोना दे खाने को, उसे वहां पे उसे हीरे खाने के लिए दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क है कैद का। वो जिसको फिर हो गई है, अगर उसने वो काट ली है तो खाने पीने से क्या, खाना आपको अच्छा मिल जाए, मुनासिब मिल जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और फिर उसके बाद जो नैरेटिव जो है ना फैला हुआ था कि इमरान खान को आइसोलेशन के अंदर रख रहा है, उसको ये निगेट करने की कोशिश करें कि भाईजान उसको कोई डेथ सेल के अंदर नहीं रखा हुआ, वहाँ पर सूरज की रोशनी आती है और ये है वो है, इस तरह की बातें कर रहे हैं बेसिकली। और फिर उसके बाद इमरान खान को जो है ना ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मेंटली तौर के ऊपर स्टेबल नहीं है। हालांकि जब भी उनके वकील से मुलाकात होती है तो इमरान खान साहब मुस्कुरा रहे होते हैं, यानी कि कोई पता चलता है कि जी आपको इतनी सज़ा हो गई है, इमरान खान साहब मुस्कुरा रहे होते हैं। और फिर उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आइसोलेशन में रखा हुआ है, लेकिन उनको जो है ना आपकी बातें, उनकी जो स्टेटमेंट्स देते हैं उससे पता चल जाता है कि उनको सारी नो हाउ, उनको सारी चीज़ों का पता है कि बाहर क्या हो रहा है।
सुहेल राशिद साहब इस हवाले से कहते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जेल में इमरान खान की गुफ्तगू दीवार की दूसरी जानिब से सुनाई देने का दावा कुछ ज़राए ने यह कहकर मुस्तरद कर दिया है कि इमरान खान के बैरक दूर थी, सिक्योरिटी वजूहात पर अलग थलग सारा इंतज़ाम है, आवाज़ सुनाई देना मुमकिन नहीं है। यानी कि फिल्मों वाली बातें कर रहे हैं ना कि जी मैं, दीवार मेरे साथ थी और मैं कान को लगा के मैं उनकी बातें सुनता था, वो बड़े गुस्से में थे, वो क्रिकेट की बातें कर रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने फजूलियात भी बकना स्टार्ट कर दिया। पहले सिर्फ कहते कि वो सिर्फ क्रिकेट की बातें कर रहे हैं, जो कल इंटरव्यू दिया था उन्होंने, आज उन्होंने ये मुगल्लज़ात भी बकना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद मुनीब फारूक साहब ने कल बयान दिया था, कहते हैं आईनी अदालत इसेंशली ज़्यादातर वही करेगी जो अहम फैसला साज चाहेंगे। यानी कि जो आईनी अदालत बनाई है वो सिर्फ कठपुतली है, वो उधर से जो ऑर्डर आएगा लिख के दिया जाएगा, वो बस जज का काम ये होगा कि उसने पढ़ के सुनाना है। हसनात मलिक साहब कहते हैं फिर आईनी अदालत के जजों को हल्फ में भी यही लिख देना चाहिए। उसके बाद ये इरशाद भट्टी साहब ने एक बड़ी ऑब्वियस बात की, हमें सबको पता है, लेकिन कई दफ़ा ये होता है ना कि वो बात को अगर लफ्ज़ों में ढाल कर पेश किया जाए तो फिर आपकी और ज़्यादा जो है ना बेहतर रियलाइजेशन होती है। कहते हैं इससे ज़्यादा जवाल मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, जो कि नून लीग का आसिफ जरदारी को ताहयात इस्तिस्ना देना है। नून लीग वाले आसिफ जरदारी को कहते थे ये जर बाबा है, इसको चौक में लटकाएंगे, इसका पेट फाड़ेंगे, इसके इसके स्विस अकाउंट्स हैं, ये तो 10% है, ये तो 100% है। तो घोड़ों के मुरब्बे और पीपल्स पार्टी वाले नवाज शरीफ का पंजाब का शेख मुजीब कहते थे, और अब आप देख लें इन्होंने उसको इस्तिस्ना दे दी उसी बंदे को। ये नहीं कि इनकी पॉलिटिक्स तो खत्म हो गई है ना, नून लीग की डिस्ट्रॉय हो गई है, इसी बात के ऊपर थी ना, यानी कि इन्हीं के ऊपर इल्जामात लगाते होते थे पीपल्स पार्टी के ऊपर। अब ये इमरान खान ने, इमरान खान पॉलिटिकली तो इनसे जीत चुका है ना, अब तो वो डंडे के जोर के, बंदूक के जोर के ऊपर है ना। इमरान खान ने जो कौम के साथ वादा किया था ना कि ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे और मैं इनको आपको हरा के दिखाऊंगा, उसने पॉलिटिकली तो हरा दिया है। अब तो ये डंडे के जोर के ऊपर देखते हैं कितनी देर तक चल सकते हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट और ये जो दूसरी पार्टीज़ है ना, ये सोशल मीडिया को समझते हैं कि जैसे सोशल मीडिया जो है ना वो एक मीडिया हाउस की तरह है, कि हम अपना, इन्होंने अपनी टीमें बनाई हुई हैं और उनको ये फिर फॉलो भी करते हैं, और वो फिर टीमें जो हैं वो किस तरह काम करती हैं, वो जी गालियां दे रही होती हैं दूसरे बंदों को। अब ये एक बंदा है, ये देखें, जिसकी नवाज शरीफ के, इसके साथ नवाज शरीफ के साथ भी तस्वीर है, और ये अक्सर जो है अता तारड़ के साथ भी आपको इसको देखा देखा जा सकता है, शहबाज शरीफ भी इसमें खड़ा हुआ है, ठीक है। इसकी बात गाली से शुरू होती है और गाली पर, यानी कि इतनी गलीज जुबान इस्तेमाल करता है। इसी तरीके से बहुत सारे आपको अकाउंट्स नजर आएंगे जो कि गालियां देते हैं ना, आप उसके अकाउंट के ऊपर जाके देखेंगे, आपको नजर आएगा कि मरीम नवाज उसको फॉलो करती है, ठीक है। कभी आपने देखा है कि इमरान खान किसी को फॉलो करता है? यानी कि ये समझते हैं कि सोशल मीडिया को इस तरीके से ये काबू कर लेंगे। सोशल मीडिया तो इस तरीके से कभी भी नहीं काबू आएगा। सोशल मीडिया सिर्फ काबू करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप अवाम की आवाज़ बन जाए, जो अवाम चाहते हैं आप उनको रिप्रेजेंट करें। अब ये इसी बंदे की बात कर रही है रीमा उमर साहिबा, सुनिएगा। दूसरी तरफ मैं देखती हूँ एक नून लीग से जुड़े अकाउंट हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, उन्हें क्या और प्रमोट करना। उनकी बहुत लगता है क्लोजनेस है नून लीग से, क्योंकि वो अताउल्लाह तारड़ साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ, इवन नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी तस्वीर हैं, और जो उनका सोशल मीडिया है वो एक दूसरे को बहुत प्रमोट करते हैं। उनका अगर आप ट्विटर अकाउंट देखें, हमने भी रेप थ्रेड्स की बात की, वो तो जिस तरह की गलाजत, मतलब वो हर एक के बारे में जो भी डिसेंटर है, चाहे वो बलोच खवातीन है, मारंग बलोच हैं, पीटीआई के सियासतदान हैं, जिस तरह की वो बातें करते हैं, वो भी मेरे लिए एक और नया, मेरा ख्याल है ट्विटर पे वो सबसे गलीज अकाउंट है इस वक्त। और नून लीग को अपने आप को डिस्टेंस करना चाहिए था, बट ऑब्वियस बात है कि अब पार्टीज भी नहीं चाहती, वो समझती हैं कि उनके सपोर्टर्स के लिए ये एक होता है ना, एक उनका एड्रेनलिन रश होता है कि देखो हमने इस खातून के बारे में कितनी गंदी। उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है ना, उनके ओरिजिनल जेन्युइन सपोर्टर्स तो हैं ही नहीं नून लीग के और पीपल्स पार्टी के, उनको इसी तरीके से टीमें बिठा के आपने उन्होंने बनाई हुई है और वो इस तरीके से चीज़ों को प्रमोट करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वो क्या करें, उनको, उन्होंने जिनको हायर किया वो उन्हीं को प्रमोट करना है ना उन्होंने। उसके बाद ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप जो है शहबाज गिल साहब ने शेयर किया हुआ है। अब यानी कि शफ़ी मोहम्मद साहब को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि उन्होंने ज़ुबान ठीक नहीं इस्तेमाल की है। अब नून लीग के जो ऑफिशियल्स हैं ना, वो तो करते ही मेजॉरिटी ऑफ द टाइम गंदी ज़बान है, तो अब उनका तो पता ही नहीं चलता है। अब लोगों ने क्रिटिसाइज करना भी बंद कर दिया कि ये तो हैं ही ऐसे,
अब वो उनकी तरफ से, शफी मोहम्मद साहब की तरफ से एक हल्की सी बात आ गई जो कि नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि आपका अपना एक लेवल है, स्टैचर है। तो अब आप ये देखें कि अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब की, उनकी लैंग्वेज ज़रा चेक करें। जलसे से इनको भी क्या मिला, इनको भी बाबा जी का ठुल्लू ही मिला। समझ गए आप? ठुल्लू ठुल्लू पकड़े गए, क्या पकड़े गए? ठुल्लू पकड़े गए, बाबा जी का ठुल्लू पकड़े गए, क्या पकड़े गए? नहीं, आप बदतमीजी कर सकते हैं, पकड़े गए, क्या पकड़े गए? बाबा जी का ठुल्लू पकड़ लिया आपने, क्या पकड़ लिया आपने? गेट आउट ऑफ माय क्या पकड़ लिया बाबा जी? गेट आउट ऑफ माय शो। बदतमीज आदमी, अपने घर की लड़कियों से ऐसे बात करना, अपने घर की बीवियों से, अपने घर की बीवी और बच्चों से ऐसे बात करना, रूबिका लियाकत से नहीं, बेशरम, गेट आउट। बिल्कुल तमीज नहीं है इन बदतमीजों को बात करने की। महिलाओं से कैसे बात करते हैं, बिल्कुल ये आदमी स्क्रीन पर नहीं दिखना चाहिए। बाकी सब लाइए स्क्रीन पर। प्रतीक जी, बेहयाई है इनकी। जहां इनको पकड़ा जाए, जहां इनको जैसे ही मौका मिलता है बदतमीजी पर उतर आ जाते हैं। गंदे लोग, गलीज, किसी तरह की कोई शऊर इन लोगों को सिखाया नहीं गया है। इनकी मां जब ये डिबेट देखेंगी तो शर्मिंदा होंगी कि ये कैसी औलाद मैंने पैदा की है। प्रतीक जी, आई एम कमिंग बैक टू द डिबेट बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट अ सिंगल मोमेंट एंड मिनट ऑन दिस गाय। अच्छा जी, उसके बाद एक ये ज़ोहरान ममदानी साहब का भी क्लिप आज जो है ना बड़ा सर्कुलेट करता रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, कि ये लाहौर की खातून के साथ जिन्होंने अभी हल्फ उठाया है न्यूयॉर्क के मेयर का, तो वो उनकी बात सुनकर रोना स्टार्ट हो गया। I'm from Pakistan. पाकिस्तान से? उर्दू आती? हाँ। पढ़ तो नहीं सकता हूँ। और नहीं पढ़ते, लेकिन मैंने तो मुझे ये था कि मुझे पता नहीं इंग्लिश। मेरी बेटी कहती नहीं मामा उनको आती है। आप सॉरी, माय इंग्लिश इज नॉट सो गुड। आई हैव रिटन सम। That's fine. Okay, first of all, congratulations. Your empathy deserve to lead. Okay, number 1. Number 2, thank you for creating softness in people's heart. In world where people are not united. Okay. The third one, please continue to be our light and hope during this difficult time. Thank you. Really, you, my family, my daughters, my husband, everyone. When I go outside New York, I see some happiness and satisfaction in people's face. I'm a very good observer. So I saw little change in their people's faces, like hope, light, happiness because of you. Thank you. What's your name? Samina. Samina? Yeah, I'm from Pakistan. पाकिस्तान से? Yeah, उर्दू आती? हाँ। पढ़ तो नहीं सकता हूँ। और नहीं बोल तो पढ़ते, सकता लेकिन मैंने तो मुझे ये था कि मुझे पता नहीं इंग्लिश। मेरी बेटी कहती नहीं मामा उनको आती है, आप जाए आप उर्दू में बात करें। कहाँ से हो पाकिस्तान? पाकिस्तान, लाहौर। लाहौर से? लाहौर से। मैं एक दफा गया था लाहौर। आप बहुत ही खूबसूरत शहर है। बहुत खूबसूरत शहर है, लेकिन आप जैसे लोगों ने आके न्यूयॉर्क को बहुत खूबसूरत बना दिया है। यकीन करें, वो खूबसूरती अलग है, बिल्डिंग्स की, हर चीज़ की बिल्डिंग, लेकिन जो खूबसूरती आपने लोगों के दिलों में दी है ना, और जो सॉफ्टनेस डाली है, मैंने बड़े बड़े हार्ट्स को बदलते देखा है यहाँ पर। थैंक यू। ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी, दोनों। आपने लोगों के दिल बदल दिए हैं। थैंक यू। और ये आप एक कितने गिफ्ट होता है अल्लाह की तरफ से, वो आपको मिला है। थैंक यू। इतनी मुझे खुशी हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं और क्या बात करूँ। इंग्लिश मुझे अच्छी आती नहीं, मगर मैं आपसे इंग्लिश में भी अच्छी बात आती नहीं, मगर मैं आपसे इंग्लिश में भी अच्छी बात जो भी बोलना है। आपकी आंखों में जो एक सच्चाई है ना, वो किसी से छुप नहीं सकती, किसी से छुप नहीं सकती। नहीं। थैंक यू। Thank you. Thank you.